नमस्कार, स्वागत है आपका सी एस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पीसीएस। आज हम अपने उत्तर प्रदेश विशेष के तहत जो हम अपना को पिछली कई वीडियो से हम उत्तर प्रदेश के भूगोल को पूर्ण करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और इसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर आपका 8 होगा। इसके तहत हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से विहार है, वन्यजीव विहार। और आप देखेंगे इसमें पक्षी विहार कौन कौन से हैं। पक्षी बिहार के साथ साथ आप इसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं या टाइगर रिजर्व, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में झीलें कौन कौन सी हैं, कि उत्तर प्रदेश की झील कहाँ कहाँ से निकलती हैं या कहाँ कहाँ हैं, किस किस जिले में उत्तर प्रदेश की झीलें हैं, तो ये यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अब देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका पूरी तरीके से जो डेडिकेटेड होगा वो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी को डेडिकेटेड होगा। यूपीपीएससी में जैसे आपके एग्जाम होते हैं आरओ, एआरओ, बीओ, एल्टीग्रेड, पीसीएस और जीआईसी वगैरह के जितने भी एग्जाम होते हैं ये उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और यूपी ट्रिपल एस सी जैसे आपका पैट का एग्जाम कराती है, जूनियर असिस्टेंट का, वीडियो का, स्टाफ नर्स है, फॉरेस्ट गार्ड है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और जितने भी वेरियस प्रकार के जो यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कराते हैं सभी के लिए यूजफुल होगा। कुल मिलाकर बात इतनी है कि यूपी में जो भी एग्जाम होते हैं और यदि उनसे यूपी स्पेशल पूछा जाता है उन सभी एग्जामों के लिए यूजफुल होने वाला है। और ये आपका जो आज लेक्चर नंबर होगा ये 8 होगा और इसी के क्रम में हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें और उसी के तहत हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर आगे चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। 20-25 झीलें हैं। देखो, कहने के लिए तो बहुत सारी झीलें हैं लेकिन यदि आप देखेंगे तो हमें 20-25 ही पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, इन बांधों पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, ऐसे सवाल अक्सर बनते हैं। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं और उत्तर प्रदेश में पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं या पक्षी विहार कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो नदी घाटी परियोजनाएं किसके अंतर्गत आती हैं, इनका रखरखाव कौन करता है, इन सब के बारे में आप यहीं पर ही आज चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे लेकर उस और स्टार्ट करेंगे अपना उत्तर प्रदेश की झीलों से। जैसे देखो, उत्तर प्रदेश की झीलें, देखो इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। बाकी और कुछ भी आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। तो जैसे मैं आपसे कह दूं कीठम झील, या फिर आप इसे सूर सरोवर झील भी के नाम से भी जाना जाता है। कीठम झील या सूर सरोवर झील कहाँ है, वो है आगरा में। और आगरा कहाँ है, आगरा आपका ये वाला क्षेत्र है। मैंने आपको पीछे भी आपको 20 बार बताया है कि आगरा कहाँ है, तो ये आपका आगरा, ये आपका आगरा वाला क्षेत्र। ये तीर्थम झील आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपकी गौर झील आपकी रामपुर में देखने को मिलेगी। तो रामपुर वाला क्षेत्र कहाँ है, तो रामपुर वाला क्षेत्र जी आपका ये वाला, ये आपका रामपुर। नेक्स्ट है आपका बड़ा ताल या गोखुर झील। बड़ा ताल या गोखुर झील है आपकी शाहजहांपुर में। और शाहजहांपुर कहाँ है, वो शाहजहांपुर है आपका ये, जो आप ये देख रहे हैं, ये आपका शाहजहांपुर बरेली से आगे। नेक्स्ट है आपका बरुआ सागर। बरुआ सागर झील है आपकी झांसी में। तो झांसी आपका ये वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का नीचे आपकी एमपी से सीमा लगाता है झांसी, तो ये आपका झांसी का क्षेत्र। कुंद्रा समुद्र झील, कुंद्रा समुद्र झील जो है वो उन्नाव में है और उन्नाव की सीमा लगती है राष्ट्रीय राजधानी लखनऊ से। ये आपका उन्नाव वाला क्षेत्र है, उन्नाव। नेक्स्ट आपकी मदन सागर। तो मदन सागर झील जो है वो महोबा में है और महोबा वाला जो क्षेत्र है वो आपका ये है। टाडीदारी या दरारगंज झील, ये है आपकी मिर्जापुर में। टाडादरी या दरारगंज झील जो है मिर्जापुर, मिर्जापुर आपका ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाओ और नीचे आओ दक्षिण में, तो यहाँ पर आपको मिर्जापुर देखने को मिलेगा। बेला सागर झील है वो भी महोबा में, कृत्रिम झील है ये भी आपकी। चितौरा झील, चितौरा झील है बहराइच में और बहराइच है आपका ये वाला क्षेत्र, ये ये जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी डरबन झील। तो डरबन झील है आपकी अयोध्या में और अयोध्या मिलेगा आपको यहाँ, गोरखपुर से लगा हुआ क्षेत्र है आपका अयोध्या। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े तो सुरहताल। सुरहताल है आपकी बलिया में, सुरहताल झील बलिया में आपको देखने को मिलेगी। तो बलिया है आपका ये वाला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ये वाला। नेक्स्ट है आपका करेला झील। करेला झील है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लखनऊ में।
लखनऊ है आपका ये वाला। नेक्स्ट समस्तपुर। समस्तपुर है आपका रायबरेली में। रायबरेली भी आपका लखनऊ के पास, लखनऊ से आगे मिलेगा आपको रायबरेली। नेक्स्ट आपका राधा कुंड। राधा कुंड झील जो है वो आपकी मथुरा में देखने को मिलेगी, और मथुरा है आगरे से जस्ट ऊपर पश्चिम में, ये वाला क्षेत्र आपका मथुरा का। नेक्स्ट है बलहावरा झील। तो बलहावरा झील जो है वो आपकी कानपुर में देखने को मिलेगी। तो कानपुर, एक तो आपका कानपुर नगर है और एक आपका कानपुर देहात है, तो ये आपका कानपुर शहर। नेक्स्ट आपका राजा बांध, राजा का बांध। तो ये है आपकी सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर में जाएंगे तो आप वाराणसी के पास सुल्तानपुर आपको देखने को मिल जाएगा इस क्षेत्र में। औंधी ताल झील, औंधी ताल है आपकी वाराणसी में, तो वाराणसी वाला क्षेत्र यही है आपका, सुल्तानपुर के पास वाला। नेक्स्ट है मोती झील। मोती झील आपकी कानपुर शहर में है, तो यही आपका कानपुर शहर वाला क्षेत्र। फिर आप देखेंगे आगे रामगढ़ ताल झील, तो ये है आपकी गोरखपुर में, और गोरखपुर है ये वाला क्षेत्र। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूर्वी में, तो गोरखपुर। शेखा झील, शेखा झील है अलीगढ़ में, अलीगढ़ है आपका मथुरा से ऊपर, ये आपका अलीगढ़ वाला क्षेत्र। नेक्स्ट, तो वो ये तो हो जाते हैं आपकी झील। इतनी ही झीलें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं। अब आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बांध। उत्तर प्रदेश के बांध कहाँ कहाँ हैं, किस नदी पर। देखो बांध कहाँ बनेंगे, बांध अक्सर नदी पर ही बनते हैं। और जैसे मान लो ये कोई नदी आ रही है, ये नदी बह रही है कोई, तो मान लो यहाँ पर इन्होंने बांध बनाना है, तो क्या होगा, बांध के साथ साथ झील का निर्माण भी होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी भी नदी का पानी रोकेंगे, तो मान लो आपने यहाँ पर पानी रोक दिया, तो ये जो क्षेत्र है पीछे का, ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बांध बनेगा तो झील का निर्माण भी अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? ये मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि पानी जो रुकेगा, वो पानी क्या करेगा, वहां पर एक झील का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर देखो बांध के फायदे भी होते हैं और बांध के नुकसान भी होते हैं। जैसे देखो, यदि हम लाभ की बात करें, तो लाभ से हमें ये होगा कि यहाँ पर हम विद्युत बना सकते हैं पानी रोककर। यहीं पर हम परियोजनाएं चला सकते हैं, जैसे यहाँ से कोई नहर निकालनी है या कुछ और करना हो, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसकी हानि देखें, तो हानि क्या है, तो ये जो क्षेत्र है पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है, तो खेती योग्य बिल्कुल नहीं रह पाता ये क्षेत्र। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर जीव जंतु होते हैं, या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब या तो यहाँ से पलायन कर जाएंगे, या फिर यदि वो पलायन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो वो मारे जाते हैं यहीं पर। तो लाभ भी है और हानि भी है। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन सा बांध किस नदी पर है और किस जिले में है, इतना ध्यान रखना है। तो जैसे आपसे बांध की, ये बांध के नाम है, ये नदी है और ये आपका स्थान है। तो यदि मैं कहूँ कि रामगंगा काठी बांध, रामगंगा बांध और काठी बांध, तो ये कहाँ है, ये आपके रामगंगा नदी पर ही है, और ये गंगा की सहायक नदी भी है। बिजनौर के कालागढ़ में गंगा में मिलती है जाकर। कहाँ है, ये आपका रामगंगा बांध जो है वो आपका बिजनौर में, और बिजनौर वाला क्षेत्र ये आपका बिजनौर का क्षेत्र। नेक्स्ट आप देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर और ओबरा। ओबरा बांध और गोविंद बल्लभ पंत जो आपका बांध होगा वो आपका रिहंद नदी पर है, और रिहंद नदी है सोनभद्र में बहती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये नीचे वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये आपका सोनभद्र का ही है। नेक्स्ट आपका माता टीला बांध। तो माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर है, झांसी में। मध्य प्रदेश से नदी निकलती है, तो झांसी में है माता टीला बांध आपका, ये वाला क्षेत्र झांसी का। नेक्स्ट आपका मूसा मुसाकहंद। मुसाकहंद बांध है आपका करमनासा नदी पर, और करमनासा नदी कहाँ है, चंदौली में। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र आपका, ये चंदौली का क्षेत्र है, सोनभद्र से ऊपर का। जरगो बांध। तो जिरगो बांध जो है वो जिरगो नदी पर ही है और मिर्जापुर में है। तो मिर्जापुर वाला ये वाला क्षेत्र है, इलाहाबाद से लगा हुआ, ये आपका मिर्जापुर। नेक्स्ट आगे देखें अहरौरा। अहरौरा बांध जो आपको देखने को मिलेगा वो गराई नदी पर है, वो भी आपका मिर्जापुर में ही है, यही आपका क्षेत्र मिर्जापुर वाला, ये आपका क्षेत्र है मिर्जापुर। नेक्स्ट है मेजा बांध, ये निर्माणाधीन है अभी, ये बेलन नदी पर है और मिर्जापुर में ही है, ये भी आपका यही है आपका मिर्जापुर। नेक्स्ट है अदवा बांध, अदवा नदी पर ही है और ये भी मिर्जापुर में ही है। परीक्षा बांध इंपोर्टेंट है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है और झांसी में है, ये आपका झांसी। नेक्स्ट है गढ़वा। गढ़वा बांध गढ़वा में है, और गढ़वा नदी पर ही है और चित्रकूट में है। चित्रकूट धाम आपका ये वाला चित्रकूट, ये आपका चित्रकूट वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है जामिनी बांध। जामिनी बांध जो है वो जामिनी नदी पर है, ललितपुर में है, ये आपका क्षेत्र ललितपुर। नेक्स्ट कालागढ़ बांध, ये आपका रामगंग नदी पर है, पीछे बताया था बिजनौर की कालागढ़ में है। कालागढ़ क्षेत्र कहाँ है, बिजनौर में, तो ये आपका बिजनौर में आपको देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट रोहिणी बांध।
तो रोहिणी बांध कहाँ है? रोहिणी नदी पर ही है, ललितपुर में है। तो यही आपका ललितपुर वाला क्षेत्र। नेक्स्ट आपका शहजाद बांध, शहजाद बांध शहजाद नदी पर है और ललितपुर में। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर है और ललितपुर में। तो आपको ध्यान रखना है कि रोहिणी बांध, शहजादे बांध, गोविंद सागर बांध, तो ये सब कहाँ है? ये आपके ललितपुर में है। लेकिन यदि आपसे देखो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील या गोविंद बल्लभ पंत बांध पूछ ले, तो ध्यान रखना है वो आपका सोनभद्र में मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देखें आगे, सजनाम बांध जो है वो सजनाम नदी पर है, वो भी ललितपुर में ही है। आगे मोदहा बांध बिरमा नदी पर है, हमीरपुर में है। नेक्स्ट है सुकमा डुकमा बांध, ये आपका बेतवा नदी पर चित्रकूट में है। नेक्स्ट आपका चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर है और चंदौली में है, चंदौली वाला क्षेत्र ये आपका चंदौली। कनहर बांध कनहर नदी पर है और सोनभद्र में है, तो ये आपका कनहर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका अर्जुन बांध। तो अर्जुन बांध जो है वो अर्जुन नदी पर ही है और वो महोबा में है आपका, तो ये महोबा आपका वाला क्षेत्र, इस वाला बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाएंगे। नेक्स्ट है झलारपुर बांध कदरिया में है, ये भी महोबा में है। और पथरई बांध पथरई और ये सुखनोई नदी पर है, तो ये आपका झांसी में ही है। तो बुंदेलखंड में ही आपकी झांसी, ये आपका झांसी वाला क्षेत्र। तो इतने तो आपको बांध याद रखने, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, कि देखो थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव हम संरक्षण देख लेते हैं, वन्य जीव बिहार देख लेते हैं और पक्षी अभ्यारण्य देख लेते हैं कहीं कहाँ कहाँ है। जैसे आपसे कहा जाए, देखो उत्तर प्रदेश वन्य जीव संरक्षण के विषय में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि कब आयोग का गठन हुआ था। जैसे आपसे कहें कि प्रथम वन्य जीव परिरक्षण की जो स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में, वो 1956 में हुई थी। और ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे वर्तमान में है पीएम मोदी, तो मोदी साहब ही इसके अध्यक्ष होंगे। ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, ना कि स्टेट स्तर की। लेकिन यदि हम देखें प्रथम वन्यजीव परिरक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में। और उत्तर प्रदेश में 24 वन्यजीव अभ्यारण्य, ये ध्यान रखना है, 24 वन्यजीव अभ्यारण्य होंगे। और भारत का पहला नाइट सफारी पार्क जो है, ध्यान रखना है नाइट सफारी पार्क है, ना कि लायन सफारी। तो नाइट सफारी पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। और वहीं पर लॉयन सफारी कहाँ है, तो लॉयन सफारी आपको इटावा में देखने को मिलेगी। तो दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट होंगे। यदि ये पूछता है कि नाइट सफारी पार्क, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और यदि पूछता है कि लायन सफारी, तो आप इटावा में जाएंगे। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जो स्थापना हुई थी वो 9 जून 2014 को हुई थी। जबकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना या दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। और ये जो फैला हुआ है देखो, जो दुधवा नेशनल पार्क है वो आपका लखीमपुर खीरी में भी आपको देखने को मिलेगा, वो आपको पीलीभीत में भी देखने को मिलेगा। तो अर्थात कहने का मतलब इसका विस्तार जो है वो कई जिलों में देखने को आपको मिलता है, लेकिन मेनली जो हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा जो विस्तार है इसका वो लखीमपुर खीरी में ही है। ये जो है आपका 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। काला हिरण संरक्षण जो है वो अलीगढ़ और प्रयागराज के कोरबा क्षेत्र में चलाया गया। अर्थात काले हिरण के संरक्षण के लिए काला हिरण कहाँ देखने को मिलता है? अलीगढ़ में भी और आपका प्रयागराज में भी देखने को मिलता है। गंगा डॉल्फिन अधिकतर जो है वो इलाहाबाद से मिर्जापुर तक मिलती है। जो गंगा डॉल्फिन है, जो राष्ट्रीय हमारा जलचर है, वो ही आपका इलाहाबाद से लेकर मिर्जापुर तक आपको देखने को मिलेगा। वन्यजीव संरक्षण सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्यजीव बोर्ड कहलाता है। जो वनों के संरक्षण से संबंधित संस्था है वो भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। और भारतीय वन्यजीव बोर्ड के तहत ही क्या आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया था। इसी वन्यजीव संरक्षण अभियान 1972 के तहत ही पर्यावरण से संबंधित सारे कार्य इसी के तहत किए जाते हैं, इसी संस्था के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका राजकीय पशु बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का, ये भी ध्यान रखना। ये हालांकि मैं पीछे बता चुका हूँ, लेकिन पॉइंट आया तो यहाँ भी देख सकते हैं। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। राजकीय चिन्ह पर मछली है और धनुष की आकृति बनी हुई है, पीछे भी दिखाया था मैंने आपको। राष्ट्रीय जल पशु गंगा डॉल्फिन है। और स्थानीय भाषा में इसे सुइस कहा जाता है, ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय जल पशु या राष्ट्रीय जलचर पशु जो है वो आपका, वो आपकी डॉल्फिन है, जिसे स्थानीय भाषा में सुइस कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहारी है, जो कि कहाँ है, चंदौली में। और चंदौली कहाँ है, उत्तर प्रदेश का बिल्कुल पूर्वी राज्य पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। अब देखो 3 प्रमुख चिड़ियाघर भी हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन, ये आपका लखनऊ में है, ये ध्यान रखना है। कानपुर चिड़ियाघर, ये कानपुर में ही है, ये तो आपका आसानी से याद हो जाएगा और शायद पूछा भी ना जाए। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, ये आपका गोरखपुर में, ये ध्यान रखना है। तो 3 यहाँ से ध्यान रखने हैं और कुछ आगे भी देख लेते हैं। जैसे अब देखो उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार और पक्षी विहारों को हम यहीं देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे ये आपके वन्य जीव विहार है,
ये आपका जिला है, किस जिले में है, और प्रमुख तत्व यदि होंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा। जैसे चंदौली वन्यजीव विहार, अभी आपको बताया था कि चंदौली में ही है, पूर्वी जिला है। तो ये ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। नेक्स्ट है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, मेरठ में है। और ये जो आपको मेरठ में देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ये एक मेन पॉइंट होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। क्षेत्रफल जो है इसका 2073 वर्ग किलोमीटर का है। आगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है, ललितपुर में है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है ये। तो सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कानपुर, सॉरी ललितपुर। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। जैसे किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। तो किशनपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है आपका लखीमपुर खीरी। इसी में दुधवा है, जिससे 1977 में जिसकी स्थापना की गई थी। और यहीं पर ही आपका पीलीभीत, पीलीभीत में भी आपका इसका विस्तार देखने को मिलता है दुधवा का। अब कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो है वो है आपका बहराइच में, और बहराइच है आपकी ये वाला क्षेत्र। कतरनिया वन्यजीव विहार बहराइच में। नेक्स्ट सोहेलवा वन्यजीव विहार, तो सोहेलवा वन्यजीव विहार आपको बलरामपुर में देखने को मिलेगा। तो बलरामपुर है आपका। आप बहराइच के पूर्व में आएंगे श्रावस्ती मिलेगा, और श्रावस्ती के पूर्व में आप देखेंगे तो ये आपका बलरामपुर देखने को मिलेगा। नेपाल के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट है कछुआ वन्यजीव विहार, तो कछुआ वन्यजीव विहार आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा, ये आपका वाराणसी वाला क्षेत्र ये। नेक्स्ट सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, तो सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। ये नेपाल और बिहार के साथ दोनों के साथ सीमा बनाता है महाराजगंज, ये आपका महाराजगंज वाला क्षेत्र। नेक्स्ट रानीपुर वन्यजीव विहार, ये चित्रकूट में है। चित्रकूट है आपका ये वाला क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं। कैमूर वन्यजीव विहार, तो कैमूर वन्यजीव विहार का जो विस्तार है वो सोनभद्र में भी है और मिर्जापुर में भी है, ये आप देख रहे हैं। ये आपका मिर्जापुर और ये आपका सोनभद्र, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कैमूर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे पक्षी विहार में जैसे आप देखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार है उन्नाव में। उत्तर प्रदेश में जो राज्य राजधानी क्षेत्र है लखनऊ, उसके आप पश्चिम में देखेंगे तो आपको नाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। तो नवाबगंज पक्षी विहार पूछे या चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार पूछे, बात दोनों की एक ही है। और उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है, ये आपका उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। और लाख बहोसी पक्षी विहार, नेक्स्ट है लाख बहोसी पक्षी विहार जो है वो आपका कन्नौज में मिलेगा। आपको देखो देखो उतना कानपुर के पास में कन्नौज। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है ये ध्यान रखना है। जैसे वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा था, तो आपका हस्तिनापुर। सबसे छोटा ललितपुर में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से पक्षी विहार में बात करें तो सबसे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो लाख बहोसी पक्षी विहार आपको देखने को मिलेगा। इसका क्षेत्रफल जो है वो 80 वर्ग किलोमीटर में है। सेखा पक्षी विहार, तो सेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो ध्यान रखना है सबसे बड़ा पक्षी विहार कन्नौज में है, सबसे छोटा पक्षी विहार अलीगढ़ में है। कहाँ, सेखा पक्षी विहार के नाम से जिसे जाना जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका समसपुर पक्षी विहार, तो समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में। लखनऊ से आगे बढ़ेंगे रायबरेली मिल जाएगा आपको। तो रहताल पक्षी विहार है, तो ये आपका बलिया में है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया। इसे जयप्रकाश नारायण के नाम पर इसे लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात सुरहताल पक्षी विहार जो बलिया में है उसी को लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। बेती पक्षी विहार, बेती पक्षी विहार है आपका प्रतापगढ़ में। इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बखीरा पक्षी विहार, तो बखीरा पक्षी विहार मिलेगा आपको संत कबीरनगर में देखने को। ऐसे सांडी पक्षी विहार वो हरदोई में आपका, उसमें लखनऊ के साथ सीमा लगती है हरदोई की। सुर सरोवर पक्षी विहार है आगरा में। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इसका देखने को। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये आपका आगरा सुर सरोवर जो पक्षी विहार है वो आपका आगरा में ही है। इस तरीके से आप मैप में भी आप इनको दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। कौन कौन सी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखो जो मैंने बांध बनाए थे, बांधों पर ही परियोजनाएं बनती हैं, वहां से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। लेकिन हाँ, यदि यहाँ पर और भी हम थोड़ा सा देखेंगे तो और भी आपको अच्छे से यहाँ पर रिवीजन होता हुआ चलेगा।
जैसे ये आपके जिले हैं और ये आपकी परियोजना है, कौन कौन सी परियोजना क्या किस जिले में है और किस नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि बिजनौर में, तो बिजनौर में रामगंगा परियोजना कहाँ है, रामगंगा नदी पर ही बनाया गया है। और रामगंगा काठी बांध को ही रामगंगा नदी पर ही बनाया गया है। अर्थात कहने का मतलब, पीछे ही मैंने आपको बताया था कि रामगंगा काठी बांध कहाँ है, तो रामगंगा नदी पर बिजनौर में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में ही है शारदा जल विद्युत परियोजना, जिसे शारदा नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की ये सबसे लंबी नहर है। तो पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर। यह नेपाल बॉर्डर के पास बनवासा पर स्थित है। कहने का मतलब ये बनवासा एक स्थल है, तो नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है, क्योंकि लखीमपुर की जो सीमा है कहाँ लगती है, वो नेपाल से भी आपकी लगती है। नेक्स्ट, गंडक परियोजना जो है, वो गंडक परियोजना जो है वो संयुक्त परियोजना है कुछ जिलों की। हालांकि ये कह लो कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में जो उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं वो आपका गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, इससे लाभान्वित होते हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार की एक ऐसी योजना है, वो संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है चंदौली। चंदौली में देखो क्या है, तो चंदौली में मूसा खाद बांध करमनाशा नदी पर बना गया है, मूसा खाद बांध। यह परियोजना भी उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र, सोनभद्र में ही आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, जो रिहंद नदी पर बनी हुई है। और इसी में ही यहीं पर सोनभद्र में ही है कन्हार बांध, जो कन्हार नदी पर बना हुआ है, और कन्हार नदी परियोजना भी इस पर इसी पर ही है। नेक्स्ट है झांसी में। झांसी में पीछे ही मैंने आपको बताया कि माता टीला बांध, या इसी को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं, जिसका निर्माण कहाँ हुआ, वो बेतवा नदी पर हुआ है। पथरई बांध भी आपका झांसी में ही है, जो पथरई नदी पर है। नेक्स्ट है आपका ललितपुर। ललितपुर में क्या है, देखो ललितपुर में है आपका राजघाट परियोजना, का निर्माण जो हुआ वो बेतवा नदी पर हुआ है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये जो है ये संयुक्त परियोजना है, कौन सी, राजघाट परियोजना। नेक्स्ट है मथुरा में है, मथुरा में है गोकुल बैराज परियोजना, इसका निर्माण यमुना नदी पर हुआ है। ये पेयजल के संबंध में है, अर्थात मथुरा के निवासियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के लिए ये बांध बनाया गया है। हमीरपुर, तो हमीरपुर में मोहदा बांध का निर्माण बिरमा नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है आपका बांदा। बांदा में है अर्जुन बांध का निर्माण हुआ है, और किस नदी पर, वो अर्जुन नदी पर ही यहाँ पर बांध का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क और उनसे संबंधित शहर कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क कौन से हैं, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इधर आपके जिले हैं, इधर आपके पार्क हैं यहाँ पर। और प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता कोई होगी तो मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपसे कहा जाए आगरा, वो लेदर पार्क कहाँ है आपका, तो लेदर पार्क है आपका आगरा में। आगरा आपका ये वाला क्षेत्र, ये वाला आपका आगरा वाला ही है। नेक्स्ट है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। देखो ध्यान रखना, लेदर पार्क कहाँ है, आगरा में। लेकिन यदि मैं कहूँ लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये उन्नाव में है। ये आपका उन्नाव, राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ से लगा हुआ उन्नाव। ये तो ये आपका यहाँ पर है, उन्नाव के बंथर में है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो परफ्यूम पार्क कहाँ है, तो परफ्यूम पार्क आपका कन्नौज में है, क्योंकि इत्र या परफ्यूम सबसे ज्यादा कहाँ बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। तो परफ्यूम पार्क ही आपका वहीं पर होगा। जैसे लेदर पार्क सबसे ज्यादा चमड़ा कहाँ बनाया जाता है, आगरा में और कानपुर में। तो लेदर पार्क कहाँ है आपका, आगरा में। ऐसे ही आप देखेंगे लॉयन सफारी पार्क कहाँ है, तो लॉयन सफारी पार्क पीछे ही बताया आपको, इटावा में। नेक्स्ट है नाइट सफारी पार्क और इलेक्ट्रॉनिक सिटी। नाइट सफारी पार्क और इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपका नोएडा। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, जैसे जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, और जनेश्वर मिश्र पार्क है, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। अर्थात जनेश्वर मिश्र पार्क जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। लोहिया पार्क और अंबेडकर पार्क, ये सब कहाँ है आपके, ये सब के सब आपके लखनऊ में है। कहने का मतलब जैव प्रौद्योगिकी पार्क, फिर जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क और अंबेडकर पार्क, ये सब के सब आपके राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है फिर साइंस पार्क, ये हरदोई में है। या फिर ये कह लो हरदोई के भी एक सिटी है सेंडेला, हरदोई की एक सिटी सेंडेला में आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपका कहाँ है, ये भी क्षेत्र जो है ये लखनऊ से लगा हुआ है, लखनऊ का पूर्वी क्षेत्र है ये। कानपुर में देखो टेक्सटाइल पार्क आपको कानपुर में ही मिलेगा देखने को, और हौजरी पार्क। तो हौजरी पार्क और टेक्सटाइल पार्क दोनों ही कानपुर में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपकी वेब सिटी, दूसरा है आपका ट्रोनिका सिटी, और छोटी दिल्ली। तो ये किसके नाम से किसे जाना जाता है, गाजियाबाद को जाना जाता है। वेब सिटी, ट्रोनिका सिटी और छोटी दिल्ली के नाम से गाजियाबाद को जाना जाता है। उसी तरीके से बुद्ध थीम पार्क, तो बुद्ध थीम पार्क है आपका वाराणसी में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये आपका ग्रेटर नोएडा में टॉय सिटी। टॉय सिटी कहाँ है आपकी, ग्रेटर नोएडा, या टॉय सिटी पार्क कैसे कहा जाता है, ग्रेटर नोएडा को ही कहा जाता है।
कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम भी आपको देखने हैं यहाँ पर, क्या क्या कहा जाता है। जैसे जैसे आपसे कह दिया जाए कि प्रयागराज, प्रयागराज को क्या कहेंगे? जैसे प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है, कुंभ नगरी के नाम से भी, तीर्थराज, अमरूद नगरी और ईश्वर का निवास के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रतापगढ़ जिले को, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले को आंवला नगरी कहा जाता है। ऐसे ही वाराणसी को आप कई नामों से जानते हैं, जैसे विश्वनाथ की नगरी, घाटों का शहर, प्राचीन नगरी, शिव नगरी, पांडवों का नगर। तो ये आपका वाराणसी को इतने नाम से जाना जाता है। चंदौली को सबसे ज्यादा धान उगाने के कारण क्या होता है चंदौली में, इसे धान का कटोरा कहा जाता है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, अर्थात वाराणसी की बहन कौन है? गाजीपुर। ये भी उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, बिहार के साथ सीमा बनाता है। लखनऊ को देखो, आमों की नगरी, दशहरी आम यहाँ का प्रमुख है लखनऊ का। नवाबों का शहर कहा जाता है, बागों का नगर कहा जाता है, नजाकत और नजाफत का शहर भी कैसे कहा जाता है। कानपुर को कानपुर को चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट मथुरा का पेड़ा प्रमुख है, तो इसे पेड़ा नगरी भी कहा जाता है। 5 पर्वतों से घिरी है, तो 5 पर्वतों का क्षेत्र भी कहा जाता है, और कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी जन्मस्थली भी है ये। गोरखपुर को नाथ नगरी कहा जाता है। गीता प्रेस नगर भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि गीता प्रेस यहीं पर ही है जो धर्म से संबंधित पुस्तकों को छापती है। और गोरख धाम भी इसे कहा जाता है, गोरखपुर को। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आगरा। आगरा का पेठा प्रमुख है, तो पेठा नगरी। ताजमहल यहीं पर है, तो ताज नगरी भी इसी वजह से कहा जाता है। आगे देखेंगे तो मुरादाबाद को पीतल नगरी, क्योंकि सबसे ज्यादा पीतल वगैरह के बर्तन यहीं पर बनते हैं, तो इसलिए इसे पीतल नगरी, और पीतल के बर्तन बनते हैं तो इसे बर्तनों का शहर भी कहा जाता है, तो मुरादाबाद को। जौनपुर को पूरब का सिराज भी कहा जाता है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आप ये देखेंगे सल्तनत काल में, सल्तनत काल ले लो और आप मुगल काल भी ले लो कुछ हद तक, तो ये जो है इसमें शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? जौनपुर, को पूरब का सिराज भी कहा जाता है, या इसे सिराजे हिंद की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट आपका बरेली। बरेली को बांस बरेली भी कहा जाता है, और सुरमा नगरी भी कहा जाता है। सुरमा सबसे ज्यादा प्रमुख कहाँ का है? वो बरेली का ही है, तो इसलिए इसे यहाँ पर बरेली को सुरमा नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मेरठ। मेरठ को क्रांति नगर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति जो प्रारंभ होती है वो मेरठ से ही होती है। और इसे मेरठ जो है वो कैंची के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर इसे इसी कारण से कैंची नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज कन्नौज में देखो इत्र सबसे ज्यादा होता है, परफ्यूम ज्यादा होता है, तो इत्र नगरी के नाम से जाता है, और खुशबुओं का शहर भी इसे ही कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नदियों के किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं। हालांकि जब मैंने आपको नदियां पढ़ाई थी वहां भी आपको बताया था, लेकिन एक एक जगह इनको समेटने का यहाँ पर प्रयास करते हैं कि कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हैं। जैसे वो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? देखो गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? बिजनौर से, तो बिजनौर। फिर आप देखेंगे मेरठ हस्तिनापुर, नरोरा, बिठूर कानपुर में है, और कालाकार प्रतापगढ़ में है, श्री रंगरपुर ये आपका प्रयागराज में है, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया को भी देख सकते हैं, क्योंकि बलिया जो है गंगा का सबसे अंतिम जिला है जो उत्तर प्रदेश में, ये इसके बाद में बलिया से क्रॉस करके इसके बाद में ये बिहार चली जाती है। उत्तर प्रदेश का ये अंतिम जिला होता है, तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से शहर गंगा नदी पर बसे हैं। हालांकि पीछे मैंने आपको बताया था कि 26 जिलों से निकलती है, 28 नगरों से होकर गुजरती है, तो सबके सब याद नहीं रखने, कुछ ही महत्वपूर्ण याद रखने हैं आप। यमुना नदी के तट पर कौन कौन बसा हुआ है? जैसे मथुरा, आगरा, इटावा, वृंदावन, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। राप्ती नदी के तट पर है गोरखपुर। गोमती नदी के तट पर है आपका राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ भी, गोमती नदी के तट पर है। सुल्तानपुर भी गोमती नदी के तट पर है, और जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर ही है। हिंडन नदी के तट पर है आपके मेरठ और गाजियाबाद। नेक्स्ट आपका सई नदी के तट पर है आपका प्रतापगढ़ बसा हुआ। और जो अयोध्या बसा हुआ है, अयोध्या बसा हुआ सरयू नदी के पर। कई बार सवाल यहाँ से उठाए गए, अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी के तट पर है अयोध्या। ये तो हो जाते हैं आपके देखो उपनाम। तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था, तो इसके बारे में देखो फैक्ट ज्यादा थे इसमें। फैक्ट, और यदि आप 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। आपको पीछे ही बताया कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि वहां पर 20 नंबर का यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। इसी वजह से आपको डिटेल में पढ़ाया है। और ये भी देख लो, RO AR में भी आप 2021 का पेपर ठाकर देखेंगे तो 10 से 12 सवाल वहां भी बने हैं। तो इम्पोर्टेंट वेटेज बहुत ज्यादा है आपको।
और यदि आपको देखो लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर टाइम टू टाइम पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। और लेक्चर नंबर 7 तक वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड हो गई है, और इसके लेक्चर की पीडीएफ आपको जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा उसके बाद में इसकी भी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। और यदि आपको कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट करना है, और तो क्वेरी को आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और देखो, यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आरओ एआरओ के लिए, प्री और मेंस के लिए, बीओ के भी प्री और मेंस के लिए, यूपी पीसीएस के भी प्री और मेंस के लिए, यूजीसी नेट में हिस्ट्री के लिए, क्योंकि देखो हिस्ट्री के ही नोट्स आपको उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जो यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है वो भी आपका हिस्ट्री से ही है। इसी वजह से मैं आपको हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ। और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो तो वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो जैसे भी आपको नोट्स की आवश्यकता हो वो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।